जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, प्रतिक्रिया भी अवश्य देंगे। तो आज मैं बात करूँगा खास विषय की। समकालीन तापमान बिहार से प्रकाशित प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका है। इसने लंबे प्रकाशन का रिकॉर्ड बनाया है। इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादकत्व में तापमान लाइव वेबसाइट भी संचालित है, जिसकी खास विश्वसनीयता है। इस साइट पर नज़र दौड़ाते हुए मेरी नज़र साइबर क्राइम पर कई सीरीज के जारी रिपोर्ट पर पड़ी, जिसे मैं आपको साझा करने का लोभ संवरण नहीं कर पाया। यह रिपोर्ट राजकिशोर सिंह जी की है। तो आइए सुनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। साइबर क्राइम की शुरुआत जामताड़ा में कब और कैसे हुई, इसकी कहीं कोई ठोस जानकारी नहीं है। संभवतः पुलिस के पास भी नहीं। स्थानीय चर्चाओं में जामताड़ा के सिंधरा जोड़ी गांव के सीताराम मंडल उर्फ राजकुमार मंडल और मिर्गा गांव के प्रदीप मंडल को मास्टरमाइंड माना जाता है। सामान्य समझ है कि साइबर क्राइम की बुनियाद इन्हीं दोनों ने डाली थी। सीताराम मंडल की कहानी कुछ इस प्रकार है। घनघोर गरीबी की वजह से मैट्रिक तक की ही पढ़ाई कर पाए सीताराम मंडल झारखंड के बेरोजगार युवकों की भीड़ का हिस्सा बन 2010 में मुंबई गया। वहाँ मोबाइल फ़ोन रिचार्ज की दुकान में काम करते हुए कुछ कॉल सेंटरों से जुड़ गया। यही जुड़ाव ने उसकी तकदीर बदल दी। तो आप को ठगी के तरीके भी बताते हैं। गुपचुप तरीके से साइबर ठगी के तमाम गुण सीख लेने के बाद 2012 में वह जामताड़ा लौट आया। वहीं से लोगों की बैंक में जमा गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने लग गया। जाली सिम कार्ड वाले मोबाइल फ़ोन से फर्जी बैंक मैनेजर बनकर खाता धारकों को कार्ड ब्लॉक हो जाने की बात कह एटीएम नंबर, ओटीपी, सीवीवी नंबर मांग लिया करता था। सब तो नहीं, पर घबराहट में कुछ लोग जाल में फंस ही जाते थे। फ़ोन पर बात खत्म होते होते वैसे लोगों का खाता खाली हो जाता था। उड़ाए गए पैसे को वह मोबाइल फ़ोन रिचार्ज रिटेलर की आईडी में ट्रांसफ़र कर देता था। रिटेलर संबंध रकम का 30% खुद रखकर नकदी के रूप में 70% उसे दे देता था। तो करमाटार थाने में साइबर क्राइम का पहला मामला 2013 में दर्ज हुआ। उसके बाद इस गोरख धंधे का रहस्य परत दर परत खुलने लगा। उसी दौरान सीताराम मंडल की गिरफ्तारी हुई। 1.5 साल की सज़ा मिली, लेकिन धंधे पर कोई असर नहीं पड़ा। शागिर्दों ने उसे बदस्तूर जारी रखा। ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के बैंक के खाते से सीताराम मंडल उर्फ राजकुमार मंडल और विकास मंडल के गिरोह ने रुपये उड़ाए थे। पुलिस का मानना है कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के खाते से 23 लाख रुपये, अताउल अंसारी और केरल के सांसद प्रेमचंद्रन के खाते से 1,60,000 रुपये धनंजय मंडल और पप्पू मंडल ने निकाल लिए थे। ये सब भी जामताड़ा करमाटार क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। साइबर ठगी की शुरुआत के संदर्भ में किस्सा यह भी है कि रोजी रोटी के लिए दिल्ली गए इस इलाके के कुछ युवक चेहरा पहचानो ऑनलाइन रैकेट में शामिल हो गए। इसमें इनाम के लिए फिल्मी सितारों की हल्की धुंधली तस्वीरों को पहचानने के लिए कहा जाता था। चेहरा पहचान पाने वाले लोग फ़ोन करते थे। इनाम के रूप में यूएसबी पाने के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करने को कहा जाता था। कहावत है कि लोभी के गांव में ठग वास नहीं करता। यूएसबी के लोभ में लोग प्रोसेसिंग फ़ीस जमा कर देते थे, पर रकम जमा होते ही संपर्क खत्म हो जाता था। पुलिस का मानना रहा कि ऑनलाइन रैकेट में शामिल युवक जामताड़ा लौटकर वहीं से उसे बुलंदी देने लग गए। तो आगे बढ़ते हैं और ठगी के तरीके के बारे में भी आपको बताते हैं।
इन साथियों ने ऑफर के नाम पर भी ठगी का धंधा शुरू किया। लकी ड्रा व इनाम निकलने की बात कह लोगों से पार्सल या अन्य किसी नाम पर तय रकम अपने बैंक खाते में जमा करवाता था। रकम जमा होते ही संपर्क समाप्त हो जाता था या इनाम के रूप में ईंट पत्थर के पैकेट भेज दिए जाते थे। इस ठगी की बाबत सतर्कता, सहजता, सजगता बढ़ी तो बैंक के खाते में सिंध लगाने लग गए। साइबर क्राइम में महिलाओं की भी संलिप्तता है। बेधड़क शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाली महिलाओं की कहा यह भी जाता है कि कई गिरोह महिलाओं द्वारा भी संचालित हैं। मीठी सुरीली आवाज़ एवं मोबाइल फ़ोन पर बात करने के खास अंदाज से ऐसी महिलाएं लोगों को आसानी से फांस लेती है, खासकर पुरुष खाता धारकों को। इधर के वर्षों में अनेक महिला ठगों की गिरफ्तारी से इसकी पुष्टि हुई है। पहली गिरफ्तारी पिंकी नाम की महिला ठग की हुई थी। उसका पति भी साइबर क्रिमिनल था। संभवतः उसी ने इसे इस धंधे में धकेला था। ऐसी चर्चा है कि साइबर क्राइम से जुड़े युवा खुद बेहद कम पढ़े लिखे होते हैं। प्रसादी आमतौर पर पढ़ी लिखी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली तेज तर्रार लड़कियों से करते हैं। इसके लिए दहेज लेने के बदले लड़की वालों को ही दहेज देते हैं। मकसद ठगी के धंधे में पत्नी की सहभागिता होती है। जिन गिरोहों से महिलाओं का जुड़ाव नहीं है उसके पुरुष सदस्य ही महिला की आवाज़ में बात कर खाता धारकों को लूटते हैं। राजकिशोर एक अन्य रिपोर्ट में लिखते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक में खाता हो या नहीं, स्मार्टफोन धारक के कान में तब यह वाक्य अक्सर गूंज उठता था, SBI मेन ब्रांच से बोल रहा हूँ, KYC जमा नहीं होने से आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, अकाउंट बंद होने जा रहे हैं, KYC अपडेट करवाएं। झांसे में आ गए लोगों की बात खत्म होते होते उसका खाता साफ हो जाता था। यानी उस खाते के तमाम पैसे रॉकेट की रफ्तार से झांसा देने वाले के बेनामी खाते में पहुंच जाते थे। अन्य की बात छोड़ दें, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी इस तरह का प्रत्याशित झटका लगा था। वह ऐसे ही किसी कॉल में फंस गए थे या जालसाजों ने कोई दूसरा हथकंडा अपनाया था, चून्हा उन्हें भी लग गया। इसका खुलासा उन्होंने खुद किया। बात थोड़ी पुरानी है लेकिन वर्तमान संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इस ऑनलाइन ठगी के भुक्तभोगी अकेले अमिताभ बच्चन ही नहीं हैं। हाथ मलने वाले ऐसे असंख्य लोगों में बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, अधिकारी, व्यवसायी और न्यायाधीश भी हैं। आश्चर्य यह जानकर होगा कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परिणीता कौर भी इस ठगी का शिकार हो गई। 1 अगस्त 2019 को ठगों ने उनके खाते में एक मुश्त 23 लाख का चूना लगा दिया। बहरहाल डेढ़ दशक से ठगी का यह सिलसिला बना ही हुआ नहीं है, नए नए रूप में विस्तार भी पा रहा है। इस पर अंकुश लगाने की तमाम तकनीकी कोशिशें विफल है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस साइबर ठगों के शिकार या परेशान सिर्फ भारत के लोग ही नहीं हैं, अमेरिका पुलिस भी हैरान है। पुलिस की सख्ती से साइबर क्राइम की शैली जरूर बदल गई है, पर ठगी की तकनीकी का रहस्य अब भी अनसुलझा है। अब तो खाता धारक को बजाते बताकर रुपये निकाल लिए जा रहे हैं। बगैर किसी प्रशिक्षण के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रखे कच्ची उम्र के पढ़े लिखे साइबर ठग चुटकी बजाकर खाता खाली कर दे रहे हैं और IT इंजीनियर इस तकनीकी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अन्य की बात अलगा है, आर्थिक अपराध की इस ऑनलाइन टेक्निक को सुनगुन अमेरिका भी हैरान रह गया। इसकी खास वजह है यह कि ठगी के इस धंधे से अधिकतर किशोरावस्था के लोग जुड़े हैं। न कोई अधिक शिक्षा और न तकनीकी तालीम। इसके बावजूद लैपटॉप और स्मार्टफोन पर जिस सधे अंदाज में उनकी अंगुलियां नाचती है वह हर कोई को हैरान कर देती है। अमिताभ बच्चन भी चपेटे में आ गए थे। इसकी चर्चा तो मैंने पहले की है, थोड़ा आपको विस्तार से भी बता देता हूँ।
उस दिन कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर देवघर का कोई लड़का बैठा था। देवघर का नाम सुनते ही अमिताभ बच्चन को खुद का भोगा यथार्थ याद आ गया। बड़ी संजीदगी से उन्होंने चर्चा की, बताया कि कैसे किसी ने बैंक मैनेजर बनकर मोबाइल फ़ोन पर बात की और उनके खाते से 5 लाख रुपए निकल गए। ऐसा कैसे और किस तकनीक से हुआ, यह जानने समझने के लिए उन्होंने प्रणम्य देवता से मिलने की इच्छा जताई थी, जो पूरी नहीं हो पाई। उन्हें बस इतनी ही जानकारी की मिली कि ऐसे करामाती लोग जामताड़ा करमाटार के हैं, जो झारखंड के देवघर के समीप है। जामताड़ा जिला मुख्यालय से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है करमाटार। हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग का यह एक स्टेशन है। गांव स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। यह जगह जगह कभी महान शिक्षाविद और समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि थी, प्रयोग स्थली भी। वहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल बिताए थे। समाज सुधार का प्रयोग और प्रयास कितना सफल रहा यह कहना कठिन है, पर इलाकाई अवांछित गतिविधियाँ इस धारणा को मजबूत बनाती है कि उनके सानिध्य से वहाँ के बासिंदों का संस्कार तनिक भी नहीं बदला, बल्कि वर्तमान में तो यह साइबर ठगों के गांव के रूप में दुनिया भर में बदनाम हो चुका है। वैसे प्रबुद्ध लोग पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ी इस भूमि को अब भी ससम्मान नमन करते हैं। रेलवे ने भी करमाटार स्टेशन का नाम विद्यासागर स्टेशन कर दिया है। जंगलों और पहाड़ियों से घिरा जामताड़ा झारखंड राज्य की आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़े जिले में शामिल है। वहाँ की साक्षरता दर 63.31% है। झारखंड राज्य की साक्षरता दर 66.41% से 3.10% कम। कंप्यूटर शिक्षा में इस राज्य का स्थान 14वां है, पर जामताड़ा करमाटार के शातिर दिमागियों ने साइबर क्राइम के नए नए तरीके ईजाद कर इसे सर्वोच्च स्थान पर ला देश भर की पुलिस और जांच एजेंसियों की नाक में दम कर रखा है। अब तो इलाके के छोटे छोटे गिरोहों को ठगी की फ्रेंचाइजी भी देने में लग गए हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम के तहत 4 से 30% कमीशन पर ठगी कराए जा रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और लिंक मुहैया कराए जा रहे हैं। बिहार में उभर रहे अपराध की इस नई शैली से पिछले 4 माह में तकरीबन 74 करोड़ की ठगी हो चुकी है। चिंता की बड़ी बात यह कि सिलसिला बना ही हुआ है। बिहार में भी यह अपराध का नया चेहरा बनता जा रहा है। तो राजकिशोर अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि पुलिस का दावा जो हो, जामताड़ा, करमाटार, नारायणपुर थानों में तकनीकी सेल के गठन और अलग साइबर थाना खुल जाने के बावजूद साइबर ठगी अपनी रफ्तार में है। अंतर सिर्फ इतना आया है कि अपराध का तरीका बहुत बदल गया है। धंधे से जुड़े लोग अब गांव घर से दूर जंगलों में छिपकर या फिर लंबी यात्रा पर चलती गाड़ियों में बैठकर इसे अंजाम देते हैं। ऐसा इसलिए कि इससे जगह की पहचान नहीं हो पाती है, पुलिस भटक कर रह जाती है। सामाजिक स्वीकार्यता और ज़रूरत से ज़्यादा लचीला कानून भी इस अपराध पर अंकुश लगाने में बड़ा बाधक बना हुआ है। हींग लगे न फिटकिरी रंग चोखा के रूप में हो रही अंधाधुंध अवैध कमाई में लिप्त युवक पढ़े लिखे भले कम हो, साइबर कानून का उन्हें पूरा ज्ञान तो है ही। साइबर क्राइम में पिछले 3 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जमानत आसानी से मिल जाती है। इस कारण मनमाफिक धन प्राप्ति के लिए धंधेबाज बेहिचक तैयार रहते हैं। जहां तक सामाजिक स्वीकार्यता की बात है तो युवकों को इस अपराध में आमतौर पर माता पिता और गांव के लोग ही झोंकते हैं, संरक्षण भी देते हैं। अहिल्यापुर का मनोज मंडल इसका साबुत उदाहरण है। समाज से सरकारी सेवा में अवसर के लिए वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। गांव के भटके युवाओं की अल्पकाल की संपन्नता से प्रभावित माता पिता और अन्य गांव के अन्य कई लोगों के दबाव में साइबर क्रिमिनल बन गया। करमाटार से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बसा है कांसीटार। वहाँ का पप्पू मंडल हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर धंधे में शामिल हो गया।
थोड़े ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति अन्य युवकों के धंधे से जुड़ने का बड़ा आधार बन गई। राजेश मंडल और सुशील मंडल सगे भाई हैं। करमाटार थाना क्षेत्र के सियाटार गांव के रहने वाले हैं। हाल में दोनों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि सियाटार गांव के 90% युवकों ने इसे अपना करियर बना रखा है। सिर्फ काशीटार और सियाटार ही नहीं, मारटार, झिलुआ, कालाझाड़िया, दुधानी आदि गांव के दिग्भ्रमित युवा भी सीताराम मंडल को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे लोगों की समझ में स्कूली पढ़ाई लिखाई बेकार है, साइबर अपराधी बन जाना उससे बेहतर है। इलाकाई लोग साइबर अपराधियों को लायक बेटा मानते हैं। तर्क यह कि परिवार के लिए मेहनत करता है तो इसमें गलत क्या है। यही वह सोच है कि पुलिस जब कभी इन साइबर अपराधियों पर हाथ डालने की कोशिश करती है तो लगभग पूरा गांव अपराधियों के पक्ष में खड़ा हो जाता है, ईंट पत्थर से पुलिस को खदेड़ देता है। पुलिस के आला अधिकारियों का मानना है कि बैंक और टेलीकॉम कंपनियों के सहयोग एवं स्थानीय पुलिस के संरक्षण में यह अपराध विस्तार पा रहा है। तो आपके लिए खास सलाह भी दी गई है। शुरुआती दौर की बात अलग है। भारतीय रिजर्व बैंक समेत सभी बैंक और बीमा कंपनियां वर्तमान में आम लोगों को निरंतर जागरूक कर रही है। स्पष्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि कोई भी बैंक अधिकारी या कर्मचारी किसी खाता धारक से निजी जानकारी नहीं पूछता है। खाता धारकों को किसी भी परिस्थिति में किसी को भी पासवर्ड या पिन नंबर शेयर नहीं करने को कहा जा रहा है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि इस तरह आगाह किए जाने के बावजूद लोग छुप कर अपने खाते में चूना लगवा लेते हैं। इधर के दिनों में एटीएम से पैसा निकालने में ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। यह कितना प्रभावी होता है इसे जानने समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहरहाल सरकारी तंत्र को और कारगर बनाने तथा वित्तीय संस्थानों के डेटा को सुरक्षित करने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ इतना भर से ही साइबर क्राइम पर अंकुश नहीं लग पाएगा। इसके लिए हर व्यक्ति को सजग और सतर्क रहना होगा और समाज को भी साइबर अपराधियों के प्रति नज़रिया बदलना होगा। उन्हें आम अपराधी से कहीं अधिक खतरनाक मानना होगा। साइबर क्राइम तभी नासुर बनने से रोका जा सकता है, अन्यथा पुलिस के साथ अपराधियों का तू डाल डाल मैं पात पात का ही खेल चलता रहेगा। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।